हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादीन चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने रात 8:30 बजे विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर उपस्थित। तब मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास को आप लास्ट तक वॉच करें। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया कंटेंट के साथ आपके लिए एक प्रैक्टिस क्लास है। क्लास को लास्ट तक वॉच करें, क्लास को लास्ट तक वॉच करें और क्लास को बीच में छोड़कर ना जाएं। तब मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप पहले कंटेंट के साथ क्लास को देखिए। आप पहला क्वेश्चन आपके लिए सामने है। आपको जल्दबाजी कुछ नहीं करनी, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और फिर क्वेश्चन का आप आराम से आंसर लगाइए। क्लियर? देखिए आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। मैंने आपको क्वेश्चन को और बड़ा कर दिया है। चलो ठीक है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? बताइए आप। कुछ बच्चों की आंखें भी कमजोर हो गई हैं मेरी तरह। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तब मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या बताओगे? नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तब मेरे प्यारे बच्चों देखकर बताइए, आप आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होकर बताइए आप आराम से। देखिए आप, महादजी सिंधिया और तुकोजी होलकर या नारायण राव या बालाजी जनार्दन भानु। तब मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। बढ़िया क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने, तो बड़े अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन आपके सामने आए। तब मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं, गलत भी लगा रहे हैं और सही भी बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं। बालाजी जनार्दन भानु, मेरे प्यारे बच्चों, बालाजी जनार्दन भानु। नाना फडणवीस इनका मूल नाम है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बढ़िया कंटेंट के साथ। आप सभी इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों। शिवाजी, पढ़ो क्वेश्चन को आराम से। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे मेरे प्यारे बच्चों? शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन आपके लिए पेशवा, सेकंड ऑप्शन सचिव, तीसरा ऑप्शन मंत्री, 4 ऑप्शन आपके लिए सामंत। तब मेरे प्यारे बच्चों, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, इनमें कौन सा आंसर बिल्कुल सही आएगा। बिल्कुल स्पीड के साथ लगाएं। बड़े अच्छे कंटेंट के साथ क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास प्रैक्टिस क्लास है, बिल्कुल क्लास में बने रहें। देखिए आप, बहुत मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं और बिल्कुल बहुत सही लगा रहे हैं। शिवाजी का जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद में जो प्रधानमंत्री होता है उसको प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? पेशवा कहते हैं। पेशवा। अगर यहीं पर आप क्वेश्चन को घुमाने की बात करोगे आप, तो बताइए आप, मराठों का प्रथम पेशवा कौन था? मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप, मराठों का प्रथम पेशवा कौन था? मराठों का प्रथम पेशवा, मराठों का प्रथम पेशवा कौन था? तो बहुत मेरे पैप्चर लगा रहे हैं बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ये मराठों का प्रथम पेशवा है। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। मराठों का प्रथम पेशवा कौन बना? बालाजी विश्वनाथ। मराठों का प्रथम वंशानुगत पेशवा कौन बना? प्रथम वंशानुगत पेशवा, वंशानुगत पेशवा अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर क्या आएगा? बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट। मराठों का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली पेशवा कौन रहा है? बाजीराव फर्स्ट। किस पेशवा के समय मराठा शक्ति, किस पेशवा के समय मराठा शक्ति पेशवा के हाथों में चली गई? पेशवा के हाथों में चली गई। तब मेरे प्यारे बच्चों, वो पेशवा कौन है? अपने कमेंट बॉक्स में भी आप लगा सकते हैं। आप किस पेशवा के समय मराठा शक्ति की सत्ता किसके हाथों में चली गई? पेशवा के समय। वो पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव जिसे नाना साहब भी कहते हैं। बालाजी बाजीराव को नाना साहब भी मेरे प्यारे बच्चों बोला गया है। यही वो बालाजी बाजीराव है जिसने पानीपत के 3rd युद्ध को देखा है। 1761 में जो पानीपत का 3rd युद्ध हुआ, तो उस टाइम मराठों का पेशवा कौन था? कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चे, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बालाजी बाजीराव कौन सी संधि के तहत बालाजी बाजीराव ने मराठा शक्ति को अपने काबू में ले लिया? वो कौन सी संधि थी? संगोला की संधि 1750। चलिए एक पॉइंट और बताइए आप, मराठों का अंतिम पेशवा कौन था? मराठों का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव सेकंड। मराठों का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव सेकंड। पूना की संधि भी किस किस के बीच हुई? बाजीराव सेकंड व अंग्रेजों के बीच। चलिए आप
मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। एक एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है। देखिए आप थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। ये क्वेश्चन भी आपका मराठा टॉपिक से है। जिन बच्चों ने मराठा टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है, दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर, दिल्ली पुलिस की जो साइट हमने बना रखी है उस पर पूरा मराठा टॉपिक डाल दिया गया है, एक एक कंटेंट के साथ डाल दिया गया है। उन मेरे प्यारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये लॉकडाउन से पहले जिन्होंने ऑफलाइन क्लास की है उन मेरे प्यारे बच्चों का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। लगाइए स्पीड के साथ, कौन सा आंसर आपका सही आएगा, मुझे इंतजार है आपके आंसर का। 1627 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में, 1670 ईस्वी में। लगाइए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या आएगा। क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहें। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने आंसर लगा दिए हैं 1674। अब क्वेश्चन है कि शिवाजी का जो राज तिलक हुआ, शिवाजी का जो राज तिलक हुआ वो कहां पर हुआ मेरे प्यारे बच्चों, शिवनेर के दुर्ग में। कहां पर, शिवनेर, इस रायगढ़ के दुर्ग में। मेरी देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको गलत हो गया। चलिए शिवाजी का राज तिलक मेरे पैचो बताइए कहां पर हुआ है। शिवाजी का राज तिलक रायगढ़ में हुआ है। कहां पर हुआ है, रायगढ़ के दुर्ग में हुआ। और शिवाजी ने अपने राज तिलक के दौरान कौन सी उपाधि धारण की, कभी आपसे पूछ लिया जाए, छत्रपति की उपाधि धारण की। तो पहला छत्रपति कौन बना, शिवाजी बना मेरे प्यारे बच्चों, शिवाजी बना। शिवाजी का जन्म की बात करोगे तो शिवाजी का जन्म 1627 में है और शिवाजी का जो राज तिलक है वो 1674 में है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। अगर आपने मुझसे मराठा के टॉपिक को पढ़ा है तो उसका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपका गलत नहीं होगा। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। आप बढ़िया कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, आपको ज्यादा यही बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। क्वेश्चन की नजाकत को समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे। निम्न में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया। सरकार की द्वैध दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ बताइए। आप पहले भी विद एक्सप्रेस की क्लास में ऐसे क्वेश्चन में आपके सामने लेकर आया। तो मेरे प्यारे बच्चों दोबारा से आपके सामने एक ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं जो आप उनको रिवाइज नहीं कर, आपके पास कॉपी में लिखे हुए तो होते हैं बट आप उन्हें भूल जाते हो। आप बहुत डाउट में चले जाते हो आप। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि, लेकिन इसका सही आंसर क्या आएगा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल से दोहरे शासन को समाप्त कर दिया। लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में दोबारा से दोहरे शासन को लगा दिया गया और वॉरेन हेस्टिंग्स नाराज हुआ और भारत छोड़कर वापस लंदन चला गया। तो मेरे प्यारे बच्चों जब मैंने आपको इतिहास पढ़ाया तो बिल्कुल इतिहास इतने अच्छे कंटेंट के साथ, इतने एक प्रॉपर एक स्टोरी के तहत मैंने आपको इतने अच्छे तरीका से पॉइंट को जोड़कर मैंने आपको इतिहास पढ़ाया है। जिस मेरे प्यारे बच्चे ने मुझसे इतिहास पढ़ा है उसका इतिहास का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे ने बड़ी स्पीड के साथ लगा दिया है वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर यही आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ दूं आपसे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल, देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, कभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर इस में से जनरल वर्ड को हटा दोगे आप तो भारत का प्रथम बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना, प्रथम गवर्नर की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में दोहरे शासन को किसने शुरू किया, लॉर्ड क्लाइव ने स्टार्ट किया, लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए आप मेरे ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करोगे आप तो इसका भी एक क्वेश्चन लिख सकते हो आप। 2 क्वेश्चन मैं आपको इसके दूंगा, आपने ऑलरेडी पहले से भी तैयार। स्थायी भूमि बंदोबस्त के जनक मेरे प्यारे बच्चों कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और भारत में सिविल सेवा के जनक कौन है, भारत में सिविल सेवा के जनक कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लगाओगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे चलना है, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले अच्छे कंटेंट के साथ। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ ले मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल लगाइए आप, आराम से लगाइए आप, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन का आंसर लगाइए आप। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है? तब मेरे प्यारे बच्चों लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में, स्पीड के साथ लगाइए आप। इसका आंसर आप क्या लगा सकते हो? आप स्पीड के साथ लगाइए आप। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है? तो आपका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? गुरु अर्जुन देव। क्या आएगा? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव इसका आंसर आएगा। अगर यहाँ पर एक दो क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, ये लिख रहा गुरु गोविंद सिंह। तो बताइए गुरु गोविंद सिंह कौन से नंबर के गुरु रहे हैं? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु रहे हैं। सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, और इनके बाद कोई भी गुरु नहीं हुआ है, तो ये अंतिम गुरु हैं। अंतिम कह के पूछे या 10वें कह के पूछे तो आपका आंसर क्या आएगा? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है, इनका जन्म मेरे प्यारे बच्चों कहां पर हुआ है? दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इनका जन्म पटना में हुआ था। कहां पर? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ? पटना में हुआ। ये गुरु जो तेग बहादुर हैं, इनका नंबर कौन सा है? ये 9वें गुरु हैं। ये 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। इनको प्राण दंड किसने दिया? गुरु तेग बहादुर को प्राण दंड देने वाला बादशाह कौन था? मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाओगे आप? औरंगजेब। औरंगजेब। ये गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु हैं, तो 5वें गुरु को फांसी किसने लगवाई है? मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाओगे आप? जहांगीर द्वारा फांसी। जहांगीर द्वारा फांसी दे दी गई मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आपको कुछ अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे पॉइंट के साथ मैंने आपको ये बताया है। पहले भी आपने इतिहास की क्लास में सब कुछ पढ़ रखा है। रिमाइंड के लिए मैंने आपको ये सब आपको पॉइंट दिए हैं, आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। अच्छे कंटेंट के साथ चलें मेरे प्यारे बच्चों। क्लास को लास्ट तक वॉच करें, क्लास को लास्ट तक वॉच करें। क्लियर? चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ बढ़िए आप आगे चलिए। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बड़ा आप गेम खेल सकते हो। मैं आपसे बार बार बोलता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, आप टॉपिक को नहीं पढ़ोगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आप, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। देखिए आप, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाए स्पीड के साथ क्या आंसर आएगा। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों लगाइए आप आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मैंने थोड़ा सा पानी पिया था सिर्फ। बताइए आप, ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिलाया? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही लगाया है, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ लगाया है। 1849 इसका आंसर आएगा 1849। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप, राज्य हड़प नीति किसकी रही है? लॉर्ड डलहौजी की रही है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। अब आप ऐसे क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों घबराए नहीं, क्योंकि आपने सब पढ़ लिए, बिल्कुल पढ़ लिए आपने पूरे इतिहास के टॉपिक को अच्छे कंटेंट के साथ। बिल्कुल आपने अपने रजिस्टर में बिल्कुल ऐसे इतिहास के नोट्स बनाए, बिल्कुल मोती से आपने जड़ रखे हैं, एक एक पॉइंट आपके याद है। बिल्कुल क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, देखकर बताएं इसका आंसर क्या आएगा स्पीड के साथ। चलिए बताइए आप, 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो मेरे पैसे लगाई लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा नियम 17 के तहत, नियम पूछ ले
इसका नियम पूछ ले तो नियम 17 के तहत मेरे प्यारे बच्चों, नियम 17 के तहत। क्लियर। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में सहायता किसकी है? अगर आपसे सहायता पूछी जाए तो मेरे प्यारे बच्चों किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। नया कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ फिक्स है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। नया कहीं कुछ नहीं, नए के चक्कर में आप, नए रिसर्च के चक्कर में ना लगे, सब कुछ फिक्स होता है, वही बार बार पढ़ना होता है, तब परीक्षा पास हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। इस बात को आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं आपको बता के चल रहा हूं बार बार, सब कुछ फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। अगर आप जिस दिन आपकी समझ में आ गया कि सब कुछ फिक्स है, तब मेरे प्यारे बच्चों आप तैयारी पर लग जाओगे। और सब कुछ फिक्स है तो बार बार प्रैक्टिस करिए, 50 बार बुक को पढ़िए, परीक्षा को देकर आइए, 100% परीक्षा पास होगी। चाहे क्वेश्चन मैथ का है या रीजनिंग का है या जीएस का है। क्लियर। देखिए आप, अब यहां पर आपने लगाया सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसके लिए एक क्वेश्चन और देखिए आप, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम, कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये लॉर्ड इरविन का नाम सुना है, लॉर्ड इरविन समझौता मेरे प्यारे बच्चों ने सुना होगा। तो लॉर्ड इरविन जो समझौता है वो कौन सी डेट में हुआ है? 5 मार्च 1931 में हुआ है, 5 मार्च 1931। और समझौते में वे दूसरा कौन है? गांधी जी। गांधी व इरविन के बीच कौन सा समझौता कब हुआ? इसे बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों गांधी जी ने इसमें अपने पूरे देश की समस्या इनके सामने रखी है। और सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया है। इतिहास में मैंने आपको एक एक कंटेंट, एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले बढ़िया कंटेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 को आराम से पढ़िए आप। बताइए आप, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? बहुत मेरे प्यारे बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही लगा रहे हैं और उन्हें बहुत ज्यादा हंस भी रहे हैं कि ऐसे कोई क्वेश्चन है, ये भी कोई। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लेकर आया हूं, ये क्वेश्चन बिल्कुल एसएससी आयोग ने पूछे हैं और एसएससी आयोग के क्वेश्चन ही मैंने आपके सामने रखे हैं। और दिल्ली पुलिस का पेपर भी एसएससी आयोग ले रहा है और उसको पता है, वो फिक्स पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है और फिक्स सब्जेक्ट की वैल्यू को बहुत ज्यादा समझता है एसएससी आयोग। क्लियर। दिल्ली पुलिस में पिछली बार करंट के अफेयर्स भी बहुत आया था, लेकिन फिक्स की भी संख्या आपके ज्यादा रहेगी। तो मेरे पे जो फिक्स सब्जेक्ट को भी आप अच्छे से करके जाना है। देखिए आप, हेनरी विवियन एंड डेरिजियो, इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट देखिए आप, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? क्वेश्चन का सीधा मतलब है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के फाउंडर कौन रहे? तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। बहुत मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन का मतलब समझ गए हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है और हमें इन 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन पर आंसर लगाना है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने क्वेश्चन का बिल्कुल सही लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है। क्या लगाया है? देखिए आप मेरे वैसे सर विलियम जॉन्स, सर विलियम जॉन्स इसका आंसर आएगा। और जेम्स प्रिंसेप का आपने नाम सुना होगा मेरे प्यारे बच्चों, जेम्स प्रिंसेप का आपने नाम सुना होगा। ये जो जेम्स प्रिंसेप है, ये अगर आपको कुछ इसका एक पॉइंट याद आ रहा हो तो उसे भी अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। आप जेम्स प्रिंसेप अशोक के सर्वप्रथम अभिलेख, अशोक के सर्वप्रथम अभिलेख, सर्वप्रथम अशोक के सर्वप्रथम अभिलेख पढ़ने में सफलता किसको मिली है? अभिलेखों को पढ़ने में सफलता, अभिलेखों को पढ़ने में सफलता मेरे प्यारे बच्चों किसको मिली है? अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या लगाओगे? जेम्स प्रिंसेप 1837। एक एक कंटेंट आपके सामने आएगा, एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने आएगा मेरे प्यारे बच्चों। लगाइए आप स्पीड के साथ, कितना बढ़िया कंटेंट मैंने आपको दिया। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपने सर विलियम जॉन्स लगा दिया। एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिया है, इस क्वेश्चन को भी आपको भूलना नहीं है, बहुत सदाबहार क्वेश्चन है। एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और क्लास के लास्ट तक बने रहें, क्लास को लास्ट तक वॉच करें, यही मेरा आपसे कहना है। क्लियर। बहुत प्यारे बच्चे 9 बजते नहीं क्लास को छोड़कर भाग जाते हैं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल कदापि ना करें।
नहीं उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप क्लास को लास्ट तक वॉच करें। बार बार मैं आपसे विरोध करता हूं और आपके साथ हम इतनी मेहनत करते हैं, दिशा प्लेटफॉर्म की जितनी भी फैकल्टी हैं आपके साथ इतने मेहनत के साथ लगे रहते हैं, लेकिन आप क्लास को 10-5 मिनट देखते हो, पूरी क्लास को वॉच नहीं करते। आप पूरी क्लास को आप वॉच करोगे तो उसका फायदा आपको 100% मिलेगा। एक एक कंटेंट, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, गांधी जी का प्रिय गीत, बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने बिल्कुल हंस के इस क्वेश्चन का आंसर लगा दिया है और उन्हें बहुत उनका मॉरल हाई हो रहा है, बहुत मेरे प्यारे बच्चों का इतना मॉरल एकदम हाई जा रहा है कि परीक्षा हमारी पास होगी, 100% पास होगी। किसी का नंबर आए या ना आए, मेरी परीक्षा जरूर पास होगी। बहुत बच्चों के अंदर से एक आवाज उत्पन्न हो गई है। देखिए आप, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा है मेरे प्यारे बच्चों। पहले बात तक क्वेश्चन यही बनता है कि गांधी जी का कौन सा प्रिय गीत रहा है, वैष्णव जन तो, वैष्णव जन तो। लेकिन ये लिखा किसने, इसके रचयिता कौन है, नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता मेरे प्यारे बच्चों, नरसिंह मेहता। एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं आया तो मैंने आपके सामने उठाकर रख दिया। आप इसको अच्छे से कंटेंट को देखिए, आप सब कुछ फिक्स है, 60% 70% सब फिक्स आता है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, कितना बढ़िया कंटेंट के साथ क्वेश्चन आपके सामने है। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तब मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ, बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने लगा दिया है, दादा भाई नौरोजी। ये जो आर्थिक अपक्षय से मतलब है, ये मेरे प्यारे बच्चों वो ये धन का बहिर्गमन का सिद्धांत, धन का बहिर्गमन का सिद्धांत। हमारे भारत से कैसे धन लंदन गया, इंग्लैंड गया और कैसे कर्ज के रूप में पैसा वापिस आया। तब मेरे प्यारे बच्चों धन अंग्रेजों ने यहाँ से जो प्रॉफिट कमाया कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया। जब देश को पैसे की जरूरत पड़ रही है तो वही पैसा कर्ज के रूप में वापस आ रहा है, तो आर्थिक अपक्षय कह के पूछ सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाओगे आप, दादा भाई नौरोजी। ये दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन, भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी। और ये अर्थशास्त्री है मेरे प्यारे बच्चों, हर विविध एक्सप्रेस की क्लास में कहीं ना कहीं इनका पॉइंट आ जाता है और एग्जामिनर भी इनके क्वेश्चन को चूकता नहीं है, एक क्वेश्चन उठाकर इनका भी रख देता है। इनके सारे कंटेंट मैंने आपको बता रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, गोपाल कृष्ण गोखले, आप जानते हैं, आप सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर मेरे प्यारे बच्चों कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और एक क्वेश्चन इसमें और है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तब मेरे प्यारे बच्चों, एक एक पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंटों से आप आगे बढ़ सकते हो। आप अगर आप सोचो कि हमें दिल्ली पुलिस की वर्दी चाहिए और कैसे भी बड़े बड़े टेक्निकल क्वेश्चन, कैसे भी नए नए क्वेश्चन कितने भी ले आओ, हम उनको याद करके चले जाएंगे, ऐसे बिल्कुल मेरे प्यारे बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक आप अपने सब्जेक्ट का बेस नहीं बनाओगे, और बेस से मतलब होता है छोटे छोटे पॉइंटों को आप क्लिक नहीं करोगे, आप जब तक आपको अपने सब्जेक्ट का बेस नहीं पता, उसके पॉइंट छोटे छोटे, उनकी टर्मिनोलॉजी का ज्ञान नहीं है, परीक्षा पास नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। आप कितने भी क्वेश्चन रट के चले जाना, जब तक आपका सब्जेक्ट का बेस अच्छा है, आप लॉजिकल भी क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं आप, अब बिल्कुल आपकी परीक्षा पास होगी, 100% परीक्षा पास होगी। हर सब्जेक्ट के कंटेंट को लेकर चलना है, हर सब्जेक्ट में जो विषय, जो टॉपिक, लेसन होते हैं उनको अच्छे से देख कर जाना है, तब मेरे प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन ठीक होगा। एक होता है जीके, एक होता है जीएस। तब मेरे प्यारे बच्चों आपसे जीएस पूछी जा रही है, जीके के क्वेश्चन होते हैं, बट जीके क्वेश्चन जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं और जीएस होती है जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन। आपको सामान्य अध्ययन, हर टॉपिक का अच्छे से सामान्य अध्ययन करके जाना है, उसे ही जीएस बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जब आप हर सब्जेक्ट के कंटेंट पर, सब्जेक्ट पर, लेसन पर अच्छे से ध्यान देकर जाओगे, एक एक पॉइंट के बारे में आपको पता होगा, फिर उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओगे, तो कौन सी परीक्षा आपसे चपरेगी। आप किसी भी भारतवर्ष में किसी भी एग्जाम को दो, चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम दो, कितना छोटा दो, मेरे प्यारे बच्चों आपका फेल नहीं होगा, आपकी परीक्षा पास होगी। मैं बार बार आपसे इन्हीं बातों को कहता हूं। ये नहीं कि फॉर्म आया, आपने भर दिया, 2 महीने, 1.5 महीने पीछे परीक्षा है और भीड़ चाल है, यानी फॉर्म तो कम 30 लाख फॉर्म भरे गए मेरे प्यारे बच्चों। जो बच्चा पढ़ेगा, 10, 12, 13 घंटे की स्टडी करेगा और अच्छे से अपने कंटेंट के साथ लगेगा, बेस, अपना बेस भी स्ट्रॉन्ग करेगा, प्रैक्टिस भी साथ के साथ करेगा, तब मेरे प्यारे बच्चों उस बच्चे की परीक्षा पास 100% होगी, 100%। अब भी आप देखना दिल्ली पुलिस में कितने रिजल्ट बिल्कुल सामने आते हैं। अब बिल्कुल मैंने आपसे वादा भी कर रखा है, जिस दिन
दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आएगा उस दिन देखना, मैं आपको उन बच्चों का पूरा लिस्ट और नाम दिखाऊंगा। देखो ये वो बच्चे हैं जो दिशा प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और इन सभी ने दिल्ली पुलिस की परीक्षा को पास किया है। मैं आपको पिछला रिकॉर्डिंग में आपको दिखा सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो क्लास के साथ बने रहिए, क्लास को लास्ट तक वॉच कीजिए। क्लास में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन आते हैं, बड़े अच्छे कंटेंट के क्वेश्चन आते हैं। देखिए आप इस क्वेश्चन का आंसर पढ़िए, क्वेश्चन को आराम से पहले पढ़ें आप, कितना बढ़िया कंटेंट है, कितनी बार आपके सामने है। मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन आपके ये याद है, मतलब ये है कि आप इसके बारे में क्या जानते हो, इसका मतलब क्या होता है। जब तक उस पॉइंट पर नहीं जाओगे तब तक आप क्वेश्चन में आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ सकता। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब ये तो इंग्लिश में लिख के दे दिया है। अब ये एसएससी आयोग ने क्वेश्चन पूछा है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब आप बोलोगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, और हिंदी में इसका नाम होता है राज्य अपहरण नीति, ये राज्य हड़प नीति। राज्य को हड़पने की नीति किसकी रही है? लॉर्ड डलहौजी की रही है। अगर इसी वर्ड को ये इंग्लिश में आपसे पूछ ले, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब होता है राज्य हड़प पॉलिसी किसकी रही है? लॉर्ड डलहौजी की रही है। या इसका एक हिंदी का नाम है व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत मेरे प्यारे, अगर ऐसे भी कह के पूछ लिया तो वहां पर भी ऐसे लैंग्वेज बच्चे घूम जाते हैं। तभी मैं आपसे बोलता हूं कि टॉपिक को, कंटेंट को अच्छे से पढ़ोगे आप। जब लॉर्ड डलहौजी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाओगे तो लॉर्ड डलहौजी का जीटी रोड का वाला क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। पुनः जीटी रोड का निर्माण किसने कराया? पुनः जीटी रोड का निर्माण किसने कराया मेरे प्यारे बच्चों? फिर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और सबसे पहले रेल भी किसके समय चली? लॉर्ड डलहौजी के समय चली। और चार्ल्स वुड डिस्पैच शिक्षा समिति 1854 भी किसके समय आई? लॉर्ड डलहौजी के समय आई। एक भी तो क्वेश्चन आप, और सबसे पहले कौन से राज्य को इसने हड़प लिया? सतारा को हड़प लिया मेरे प्यारे बच्चों, सतारा को हड़प लिया। जैसे अब यहाँ लॉर्ड कर्जन आया है तो लॉर्ड कर्जन मेरे प्यारे, लॉर्ड कर्जन ये बंगाल का विभाजन, इसके लिए इतना जाना जाता है। बंगाल का विभाजन किसने किया? इतना सदाबहार क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन। 1905 16 अक्टूबर 1905 मेरे प्यारे, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन करने वाला कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ये बंगाल के विभाजन से जाना जाता है। बंगाल के विभाजन वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कर्जन के समय कई विभाग भी बने, सिंचाई विभाग, पुलिस विभाग, पुलिस आयोग बनाया गया है, प्रातत्व विभाग बना है, कृषि डिपार्टमेंट इसके समय बना है। तब मेरे प्यारे बच्चों इसके सामने विश्वविद्यालय आयोग इसके समय बना है, बहुत विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट भी इसके समय आया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन लॉर्ड कर्जन से जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप इस पॉइंट को नोट करें। लॉर्ड लिट्टन, ये वो लिट्टन है जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया और रिपन ने समाप्त किया। तब मेरे प्यारे लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, इसकी सहायक संधि कौन सी सन में है? तो जिन मेरे प्यारे ने इतिहास मुझसे पढ़ रखा है एक भी तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सहायक संधि 1798, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत कौन से प्रांत ने सबसे पहले घुटने टेक दिए मेरे प्यारे? बताइए आप, लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में, क्या लगा सकते हैं आप? हैदराबाद। तो मेरे प्यारे आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट के साथ चलना है आपको, बढ़िया कंटेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल हंसी आ रही होगी इस क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन है भी ऐसा ही। करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा किसने दिया? तब मेरे प्यारे बच्चों किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। कौन से आंदोलन में दिया? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? कभी आपसे पूछ लिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? गांधी जी ने करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन में दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, और इस आंदोलन को हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अगस्त क्रांति के नाम से कौन सा आंदोलन जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। यही अंग्रेजों भारत छोड़ो अब बर्दाश्त नहीं होता है, इसका मतलब ये है क्योंकि उस टाइम कौन सा एक प्रस्ताव आया? क्रिस प्रस्ताव आया, जिसको गांधी जी ने ठुकरा दिया, क्योंकि इसमें क्रिस प्रस्ताव में अंग्रेजों ने कहा कि आप हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ दीजिए, और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा हम आपको डोमिनेट स्टेट का दर्जा देंगे, उपनिवेश का दर्जा आपका होगा, पूरा भारत आपका होगा। तो गांधी जी ने कहा कि ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब तक चलेगा, हमें उसका इंतजार नहीं करना है, हमें आज अगली तारीख का चेक बता रहे, पोस्ट डेटेड चेक, उसने उस प्रस्ताव को बोल दिया और गांधी जी को गुस्सा आया और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत का आह्वान कर दिया। अंग्रेजों बर्दाश्त नहीं होता, भारत छोड़िए। 8 अगस्त 1942, और कौन सा नारा दिया? करो या मरो का नारा दिया गांधी जी ने। बहुत मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट
आपके सामने, हो सकता है कि आपको दिल्ली पुलिस में यहाँ से पॉइंट आपको उठा के दे दिया जाए, लेकिन नेशनल मूवमेंट में और बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं और वो सब मैंने आपको अच्छे कंटेंट के साथ करा रखे हैं। देखिए आप, सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? तो मेरे प्यारे अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल अच्छे कंटेंट के साथ लगाइए आप। इसमें आपका गुरु अर्जुन देव आएगा मेरे प्यारे, गुरु अर्जुन देव। तो कुछ के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। मेरे प्यारे गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु रहे। और अंतिम कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चले, बढ़िया कंटेंट के साथ क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और आंसर लगाएं। बहुत मेरे प्यारे बच्चे स्पीड के साथ टाइपिंग कर रहे हैं और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। और बहुत मेरे प्यारे बच्चे क्लास को लास्ट तक वॉच करते हैं, बिल्कुल लास्ट तक वॉच करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक दिन देखना वो बड़े बड़े मुकाम पर, बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, ये मेरा उनसे वादा है। मुझे उनसे उम्मीद लगी हुई है, बिल्कुल बहुत उम्मीद लगी हुई है। 10, 12, 13 घंटे वो बच्चे पढ़ जाते हैं और उन्हें बड़े बड़े एग्जाम को पास करना है, बिल्कुल वो पास करेंगे और बड़े बड़े ऑफिसों में जाकर वो बैठेंगे। देखना आप एक दिन। उपन्यास नील दर्पण। आज आपको मेरी बात पर हंसी आती है, बहुत बच्चे हंसते भी हैं, बिल्कुल हंसी, आप कोई दिक्कत नहीं। जब समय अच्छा आएगा, जब वो बच्चे बड़े बड़े पदों पर होंगे, तो बिल्कुल आप हंसोगे नहीं मेरे प्यारे। आपको उस दिन समझ में आएगा कि हमने आपसे क्या बोला था और क्या हो गया। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? उपन्यास है नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो मेरे प्यारे अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। मधुसूदन दत्त ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। और वैसे नील दर्पण लिखा किसने है? दीन बंधु मित्र ने लिखा है, दीन बंधु मित्र ने लिखा है। क्या मेरे प्यारे नील विद्रोह भी हुआ है? नील विद्रोह कौन सी सन में हुआ? नील विद्रोह कौन सी सन में हुआ? अगर मैंने आपसे पूछा नील विद्रोह कौन सी सन में हुआ, लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ, पूरा दम भरिए आप मेरे बैचो। आपको खुल के शॉट खेलना है, ऐसा शॉट नहीं खेलना है कि बाउंड्री पर ही कैच होना है। एंड शॉट 6 भी ऐसा शॉट ऐसा लगाना है जो आपकी बॉल सीधी पवेलियन जाए, बाउंड्री पर कैच ना हो। क्लियर? तो मेरे बैचो तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि पूरा दम भरिया कि आप पॉइंट से फेल हो गए, 1 नंबर से फेल हो गए, आप 2 नंबर से फेल, बाउंड्री पर आपको फेल नहीं होना है, कैच नहीं देनी है, आपको पवेलियन के लिए बॉल को उड़ा देना है। क्लियर? देखिए आप, नील विद्रोह कौन सी सन में हुआ है? 1869 से 60 में हुआ है। अगर मैं यहाँ आपसे पूछ लूं नील विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? लगाइए कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ और टाइपिंग की स्पीड इतनी फास्ट कीजिए आप, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा ऐसे आंसर स्पीड के साथ आना चाहिए। नील विद्रोह जब हुआ तो देश का भारत का वायसराय कौन था? किस वायसराय के समय नील विद्रोह हुआ है? बहुत मेरे बच्चे टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही लगा रहे हैं। लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग पर तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय भी कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय ब्रिटिश महारानी नियुक्त पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। कौन से अधिनियम के अंतर्गत? 1858 के अधिनियम के अंतर्गत। देखिए आप मेरे बच्चों, बढ़िया कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा। क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए आप, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? क्लास के साथ लास्ट तक बने रहें। 4 ऑप्शन को आराम से पढ़िए आप। रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लगाइए आप स्पीड के साथ, बिल्कुल सीरियस होकर लगाइए आप, बिल्कुल। देखिए आप, बंकिम चंद्र चटर्जी। मेरे प्यारे क्या लगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम। बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप मेरे बच्चों। देखिए आप, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन विविध एक्सप्रेस की क्लास में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पहली बार ये क्वेश्चन आया है। विविध एक्सप्रेस की इतनी वीडियो हो चुकी है, 60-65 वीडियो मैंने आपको करा दी है। एक्सप्रेस में कुछ छोड़ा ही नहीं है। जब मैं आपसे बार बार ये बोलता हूं कि सब कुछ फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, नया कहीं कुछ नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों 50-60 वीडियो के बाद तो सब कुछ दोबारा से चलना स्टार्ट हो जाता है, कुछ पॉइंट ही नहीं मिल पाते हैं। इतना मैंने आपको करा दिया है। जिन बच्चों ने मेरे
प्यारे बच्चों ने पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच कर अपने रजिस्टरों को मेंटेन कर लिया है, उन्हें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उन्हें कहीं पर भी भागने की जरूरत नहीं है, उनकी परीक्षा 100% पास होगी। देखिए आप, राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने विधायक बन सकते हैं, इस क्वेश्चन का मतलब ये है, शॉर्ट तरीका से क्वेश्चन का मतलब मैं आपको बता रहा हूं। एक राज्य में कम से कम कितने एमएलए बन सकते हैं, एक राज्य में कम से कम कितने विधायक बन सकते हैं, लगाइए आप मेरे प्यारे बच्चों। बहुत मेरे प्यारे क्वेश्चन का आंसर बहुत स्पीड के साथ लगा रहे हैं, बिल्कुल उनका राइट है, 500 विधायक बन सकते हैं। जब मैक्सिमम की बात पूछ रहे हैं 500, अगर इस क्वेश्चन में वो कह देता न्यूनतम, तब मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या था, 60। एक राज्य में कम से कम कितने विधायक होने चाहिए, कम से कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 500। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। और राज्य विधानसभा का जो गठन है, राज्य विधानसभा का जो गठन, जो इसकी संरचना है, कौन से आर्टिकल में आती है, 170 में आती है मेरे प्यारे बच्चों। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना है, 171 में विधान परिषद की संरचना है। कितनी बार कितने कंटेंट के साथ मैं आपके लिए ऐसे पॉइंट लेकर आया हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, देखिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ना। देखिए आप क्वेश्चन को आराम से पढ़े आप। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन से मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग को कौन सी सूची में रखा गया है। आर्थिक आयोजन, आर्थिक नियोजन अपने आप में क्या होता है, एक विषय होता है। क्या होता है, एक विषय होता है। और जितने भी भारत में विषय हैं, जो सब्जेक्ट हैं मेरे प्यारे बच्चों, उन्हें 3 सूचियों में डिवाइड किया गया है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। सीधा क्वेश्चन पूछा कि आर्थिक नियोजन, आर्थिक आयोजन कौन सी सूची का विषय है। बहुत मेरे प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं और बहुत प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा लग रहा है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का विषय है। और शिक्षा भी कौन सी सूची में आती है, एजुकेशन भी कौन सी सूची में आती है, समवर्ती सूची में आती है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, पहले 47 थे, अब इसमें 52 है। अब पहले 47 विषय थे, अब वर्तमान कितने विषय हैं, 52 हैं। और राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब वर्तमान में 61 हैं। और संघ सूची में मेरे पैचो पहले 97 थे, अब संघ सूची में 100 विषय हैं। बताओ कौन सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है। और विविध एक्सप्रेस की क्लास में भी बहुत सारा संविधान मैंने आपको कराया है, और यूट्यूब पर प्रॉपर तरीका से 14 वीडियो संविधान की मैंने डाल रखी है, आप वॉच करके देखिए। आप अगर एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत हो जाए तो मुझसे आकर मिल लेना मेरे प्यारे बच्चों। अगर जब आपका पहले से ही माइंड डाइवर्ट है, पहले से अपने आप को बहुत ज्यादा आपने बोझ बना रखा है, पूरे गधा की तरह लदे पड़े आप मेटेरियल से, तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। जितना मैंने आपको कराया बहुत अच्छे कंटेंट के साथ बताया है, एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको बहुत दिक्कतें हो जाएंगी आने वाले टाइम में। क्लियर, टाइम बहुत बुरा है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। एजुकेशन के दम पर ही आप आगे जा सकते हो। आप अगर एजुकेशन के दम पर आगे नहीं बढ़े तो आप हमारे आपके पास कोई फैक्ट्री मिल नहीं है कि हम कुछ कर सकें। क्लियर, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आगे बढ़ना है तो आपको एजुकेशन में दम दिखाना पड़ेगा और सीटिंग पर बैठना पड़ेगा। जब बैठोगे तो तपस्या करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों समाधि लेनी पड़ती है, और अगर तपस्या करनी है तो समाधि लेनी पड़ेगी, और तभी आपकी एजुकेशन आपके पास आएगी, और तभी ये दिल्ली पुलिस नहीं बड़ी बड़ी परीक्षाएं आपकी पास हो जाएंगी। चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है। बहुत मेरे पैचों को बहुत हंसी आ रही है इस क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि बहुत मेरे पैचों इस अनुसूची को, ये इस भाषा वाले पॉइंटों को जन कितनी बार पढ़ चुके हैं, और उनको सिर्फ इंतजार है, सिर्फ एग्जाम का इंतजार है कि वो बिल्कुल मन में ठाने बैठे हैं आने दो एग्जाम को, बिल्कुल पास होगा, 100% पास होगा। उनकी रीजनिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है, जीएस भी उन्होंने बहुत अच्छे से कर लिया, मैथ भी उनका बहुत अच्छे से हो चुका है, कितनी बार उन्हें रिवाइज कर लिया है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है, तो मेरे प्यारे अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, इसका आंसर क्या आएगा। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। आज वर्तमान में कितनी भाषाएं, 22। अगर ये क्वेश्चन मूल संविधान में पूछ लेता तो हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। अगर मूल संविधान की बात करोगे तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी मेरे प्यारे बच्चों, आप बता सकते हो। आप मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, आज वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं, 22 हो गई हैं। भाषाओं का वर्णन कौन सी अनुसूची में आता है, 8वीं अनुसूची में आता है। क्वेश्चन आपसे कैसे भी घुमाए आपको बिल्कुल तैयार रहना है। क्वेश्चन घुमाएगा, घुमाने दो, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, बेस अच्छा है, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें।
चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट के साथ चलिए आप बढ़िया कंटेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप, मत देने का अधिकार होता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया मेरे प्यारे बच्चों, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। तो बताइए आप, यानी वोट डालने का जो अधिकार है वो हमारे पास एक राजनीतिक अधिकार है या नागरिक अधिकार है या आर्थिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? बताइए आप मेरे प्यारे बच्चों, क्या सोच रहे हैं आप? बताइए आप, सोचना नहीं है, लगाइए आप। कानूनी अधिकार, बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने लगा दिया है। वोट डालने का जो अधिकार हमारे पास होता है वो कानूनी अधिकार है। एक क्वेश्चन और देकर जाऊंगा आप, वोट डालने, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई मेरे प्यारे बच्चों, 18 वर्ष कर दी गई। अब आप बताइए आप मेरे प्यारे बच्चों, ये कब कर दी गई? आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाइए, कौन से संशोधन में, कौन सी सन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई मेरे प्यारे बच्चों। नोट करें आप इसको। आपको क्या मेरी भाषा समझ में नहीं आती है? मैं आपसे जो भी क्वेश्चन बोलता हूं, क्या आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है? यस या नो में जवाब दे सकते हो आप अपने कमेंट बॉक्स में। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? लगाइए आप, कौन सा संविधान? 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों। इतना बढ़िया कंटेंट आपके सामने आया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में हमेशा घूमता रहता है। चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट के साथ, बढ़िया कंटेंट के साथ मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप कोई नहीं, देखिए आप, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया है। एक यहाँ विचार आ गए हैं, एक किसी थॉट्स का विचार, थॉट्स में आप पूछा गया है कि मेरे पैचे थॉट्स किसकी है? तो हमें लोकप्रिय प्रभुसत्ता का जो समर्थन दिया है वो मेरे पैचों किसने दिया है? रूसो ने दिया है। ये रूसो का विचार है मेरे पैचों। आगे देखिए आप, अच्छे कंटेंट के साथ, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी यूनिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? कितना बढ़िया क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने आ गए। बिल्कुल आप अपने टाइपिंग करें। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है, बताइए आप मेरे प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी है? बहुत मेरे प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा रहे हैं कि सर जी 15 है। बिल्कुल राइट, 15 है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं वो कितने वर्ष के लिए बनते हैं? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो न्यायाधीश कार्यकाल कितना होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ देकर जा रहा हूँ, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश बनते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का होता है। टोटल न्यायाधीश कितने होते हैं? 15 होते हैं। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपके यूपी पुलिस में भी आपसे पूछा गया, हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पर है? बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने लगा दिया है, द हेग में। बोल रहे हैं सर जी द हेग में है। और द हेग कौन से देश में पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। द हेग जो शहर है कौन सी कंट्री में है? नीदरलैंड में है। और नीदरलैंड ही हॉलैंड है। और नीदरलैंड की राजधानी मेरे प्यारे बच्चों क्या है? लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? स्पीड के साथ लगाइए, एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? द हेग में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं टोटल कितने हैं? 15 हैं। न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 9 वर्ष होता है। अच्छे कंटेंट के साथ इनमें से क्वेश्चन उठाकर रख देता है एग्जामिनर। मेरे प्यारे बच्चों आपका गलत आज के बाद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट के साथ चलिए आप, बढ़िया कंटेंट के साथ चलिए आप, पढ़िए आप क्वेश्चन को आराम से। कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। बिल्कुल बहुत मेरे बैचों ने जिन्होंने ऑफलाइन क्लास में ये टॉपिक को पढ़ लिया है, अच्छे से टॉपिक को पढ़ लिया है। पृथ्वी के दोनों और कौन से ग्रह हैं? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, रट्टा बिल्कुल ना लगाएं। जिन मेरे प्यारे बच्चों ने सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग 8 ग्रहों को क्रम में उनका इमेजिंग उनके माइंड में खिंचा हुआ है, इमेजिंग उनके दिमाग में है, वो मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन
क्वेश्चन का आंसर बहुत स्पीड के साथ लगा सकते हैं। और जिनका इमेजिंग सूर्य से ग्रह का दूरी के अकॉर्डिंग क्रम इमेजिंग याद नहीं है, चित्र याद नहीं है, तो मेरे प्यारे उनका यहाँ गलत होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। देखिए पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? मंगल और शुक्र हैं। अधिकांश में मेरे प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल राइट है, कुछ बच्चों ने गलत भी लगा दिया है। अभी वो इमेजिंग की बात चल रही थी। देखिए आप सपोज करो मेरे प्यारे सूर्य है और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। बुध के बाद कौन सा आता है? शुक्र आता है। बुध शुक्र पृथ्वी, इसके बाद नंबर 3 पर पृथ्वी आती है। इसके बाद कौन सा ग्रह आता है? मंगल आता है। मंगल के बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसका नंबर यहाँ पर आता है बृहस्पति। इसके बाद कौन सा आता है? शनि आता है, जिसमें गैस के छल्ले घूमते रहते हैं, शनि। इसके बाद कौन सा आता है? अरुण आता है। और अरुण के बाद मेरे बच्चे कौन सा आता है? वरुण आता है। क्लियर? स्पेस की वजह से ऐसे घुमा दिया है, नहीं वैसे वरना तो सीधे इस तरह से लिखे जाते हैं। क्लियर? देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो आप, ये पृथ्वी है, ये शुक्र है, ये मंगल है। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहे? पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो मंगल और शुक्र है मेरे प्याचो, मंगल और शुक्र हैं। नेक्स्ट कंटेंट के साथ चलें, बढ़िया कंटेंट के साथ आगे बढ़े मेरे प्याचो। आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन का इंतजार करें, बढ़िया क्वेश्चन आएगा। देखिए आप पढ़िए क्वेश्चन को आराम से। अब वही क्वेश्चन, जैसा भी आपने इमेजिंग वो चित्र को देखा, तो क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? तो बहुत मेरे पैचो इस पर टाइपिंग कर रहे हैं, बड़ी स्पीड के साथ टाइपिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल 100% आपको एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। देखना आप जब आप एग्जाम में जाओगे। आप क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड किन ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच, बुध और शुक्र के बीच, बृहस्पति और शनि के बीच, पृथ्वी और शुक्र के बीच। बहुत मेरे पैचो ने बिल्कुल सही लगा दिया है, मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं मेरे प्यारे, मंगल और बृहस्पति के बीच। नोट करें आप इसको। चलिए बढ़िया कंटेंट के साथ आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। देखिए सूर्य का पृष्ठीय ताप आंका गया है। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, लगा सकते हैं आप। इसका मतलब है पृष्ठीय ताप से मतलब सूर्य की सतह का ताप। सूर्य की सतह का ताप आपसे पूछा जा रहा है या सूर्य के प्रकाश मंडल का ताप आपसे पूछा जा रहा है, मतलब सब एक ही होता है। प्रकाश मंडल बोल दे, सतह कह के पूछ ले, या प्रकाश मंडल को मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं फोटोस्फीयर। क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। सूर्य के फोटोस्फीयर का टेम्परेचर कितना है? आपसे सतह कह के पूछ ले, प्रकाश मंडल कह के पूछ ले, फोटोस्फीयर कह के पूछ ले। अब उसने शॉर्ट में आपको लैंग्वेज को घुमा दिया है पृष्ठीय। पृष्ठीय मतलब सतह है, पृष्ठीय मतलब सतह। पृष्ठीय टेम्परेचर आंका गया है, तो मेरे प्यारे क्या लगाओगे? 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा, ऐसे पूछे या ऐसे पूछे या ऐसे पूछे, कोई सी भी लाइन आ जाए, आंसर क्या आएगा? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सूर्य के केंद्र का ताप होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख मेरे प्यारे बच्चों, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। नोट करें आप इसे। चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ, बढ़िया कंटेंट मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप। चलिए निम्न में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। अर्थ आएगा आपका, इसमें आंसर क्या आएगा? अर्थ पृथ्वी आएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप अच्छे कंटेंट के साथ। दिन और रात बनते हैं, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। दिन रात बनते हैं, दिन रात कैसे बनते हैं? अपना थोड़ा सा दिमाग लगा लो मेरे प्यारे बच्चों, दिमाग। 4 ऑप्शन भी नहीं लगाओगे तो अपना दिमाग थोड़ा सा लगा लो। दिन रात कैसे बन जाते हैं? दिन हो रही है, फिर रात हो गया है, फिर दिन हो गया है, फिर रात हो गई है, तो दिमाग लगाइए। दिन और रात बनते हैं पृथ्वी की कक्षा की आकृति के, परिक्रमण की गति के कारण, घूर्णन की गति के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो दिन व रात में अंतर आ जाता है। कितनी बार मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में दिल्ली पुलिस साइट पर जो ज्योग्राफी डाली, वहां पर भी मैंने आपको पॉइंट को बताया कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो किसमें
में चेंजिंग आ जाती है, दिन व रात में चेंजिंग आ जाती है। तो मेरे बच्चों परिभ्रमण से, घूमने से मतलब क्या होता है? घूर्णन। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो उसे परिभ्रमण बोलते हैं, या उसका दूसरा नाम क्या है? घूर्णन बोलते हैं। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन व रात बनते हैं, यानी दिन व रात हो जाते हैं। कभी दिन हो रहा है, कभी रात हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है। पूरे वर्ष में अंतर कब आता है? जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है तो पूरे वर्ष में अंतर आता है। अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात में अंतर आता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप अच्छे कंटेंट के साथ, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? तो मेरे पास सुपरनोवा अपने आप में क्या एक तारा ही है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि क्या इसके अंदर विशेषता है। अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। सुपरनोवा क्या है? पुच्छल तारा है, गृहिका है, विस्फोटी तारा है, या ब्लैक होल है? बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं, कुछ गलत भी लगा रहे हैं और सही भी लगा रहे हैं। अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ इसका आंसर लगाएं। लगाइए आप सुपरनोवा। बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा दिया, एक विस्फोटी तारा है, एक विस्फोटी तारा है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ, पृथ्वी से टकराने वाला अल्ट्रावायलेट रेज किसके अवक्षय के कारण होता है? पृथ्वी से टकराने वाला अल्ट्रावायलेट विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? तब मेरे प्यारे, जब सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर आएंगी तो कारण किसका बनता है? तब मेरे प्यारे, यहाँ 4 ऑप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन, CO2 कार्बन ऑक्साइड। CO2 मेरे प्यारे, आप इसको लगाओगे और आगे बढ़ोगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेनलेस स्टील किसकी मिक्स मेटल है? तब मेरे प्यारे लगाइए आप, एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस जो स्टील होती है, ये वो होती है जो आपके घर के बर्तन जो होते हैं, आपके घर के जो स्टील के बर्तन होते हैं उनको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। जब आप अपने घर में बर्तन लेकर आते हो, स्टील थाली, गिलास, चम्मच, कुछ भी आप लेकर आते हो, वहां पर एक स्टिकर लगा होता है। बाल्टी वगैरह लेकर आते हो तो वहां पर लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील एक अपना में मिक्स मेटल है और उसमें किस किस का मिश्रण होता है? क्रोमियम और आयरन का मिश्रण होता है। मेरे प्याचो, क्रोमियम और आयरन का मिश्रण होता है और उसमें कार्बन की मात्रा भी मिला दी जाती है। क्रोमियम आयरन, यहाँ पर आयरन नहीं, क्रोमियम कार्बन आयरन, तो क्रोमियम आयरन प्लस निकिल की मात्रा भी इसमें होती है और थोड़ा सा इसमें कार्बन मिलाया जाता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है मेरे प्याचो। अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ इसको टाइपिंग करें, नोट करें, स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए आप, कठोर स्टील में होता है, कठोर स्टील में मेरे प्यारे क्या होता है? प्रतिशत कार्बन का यहाँ पूछा जा रहा है, कितना कार्बन कठोर स्टील में मिलाया जाता है, इससे आपसे पूछा जा रहा है। 0.5 से लेकर 1.5% कार्बन होता है। मेरे प्यारे आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। तो बहुत मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा रहे हैं और एक दूसरे का मुंह भी देख रहे हैं कि कौन लगाए, सर लगाइए, हम लगाएं, उसके बाद हम अपनी स्पीड बढ़ाएं, कोई बात नहीं। एल्युमिनियम क्लोराइड लगाइए और आगे बढ़िए आप मेरे बच्चों बढ़िया कंटेंट के साथ। देखिए आप, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मेरे प्यारे जस्ता पाई जाती है। आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप नेक्स्ट देखिए आप मेरे प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण क्या है? ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण मेरे प्यारे क्या है? बिल्कुल अपने कमेंट बॉक्स में बहुत मेरे प्यारे लगा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन एसएससी ने आपसे पूछा है हीरे की चतुष्फलकीय संरचना के कारण। इसमें रीजंस ये बनता है मेरे प्यारे, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट। हीरे का 1 कैरेट किसका बराबर है? मेरे प्यारे आप क्या लगाओगे? 200 मिलीग्राम के बराबर है। बहुत मेरे प्यारे इस क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं, 200 मिलीग्राम के बराबर है। हीरा किसका शुद्ध रूप है? हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है। कार्बन का शुद्ध रूप आपसे पूछ लिया जाए, कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? हीरा है। कार्बन के 2 अपरूप आपसे पूछ ले जाए, कभी क्वेश्चन एग्जाम आ जाए, कार्बन के 2 अपरूप बताइए। कार्बन
कार्बन के दो अप्रूव कौन कौन से हैं? कार्बन के दो अप्रूव कौन कौन से हैं? तो हीरा व ग्रेफाइट है मेरे प्यारे बच्चों, हीरा व ग्रेफाइट है, हीरा व ग्रेफाइट। कार्बन के दो करण अर्जुन कौन कौन से हैं? कार्बन के दो करण अर्जुन कौन कौन से हैं? हीरा व ग्रेफाइट है, यानी ये इसके एलिमॉर्फ है, इसके अप्रूव है मेरे प्यारे बच्चों। अशुद्ध कौन सा है? हीरा है। कार्बन का शुद्ध रूप पूछे तो हीरा, कार्बन के दो अप्रूव कह के पूछे, करण अर्जुन नहीं लिखना है, सिर्फ समझाने की वजह से आपको बताया है कि कार्बन के दो करण अर्जुन कौन कौन से हैं? हीरा व ग्रेफाइट, हीरा व ग्रेफाइट। दो अप्रूव कौन कौन से हैं? हीरा व ग्रेफाइट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 36, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए आप मेरे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, स्पीड के साथ लगाएं। बढ़िया कंटेंट है, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हो सकता है कि इसमें एक आध क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता भी दिया, पूरे आपको बता दिए। वाष्पन द्रव से गैस में जाता है, बिल्कुल सही है। ऊर्ध्वापतन ठोस से, ये गलत हो गया मेरे बच्चों, देखिए आप, ये ठोस से किस में जाएगा? ये ठोस से सीधा गैस में जाएगा, ये वाष्प में जाएगा, मतलब एक ही होता है। अब हिमीकरण भी गलत हो रहा है, फिर ये गलत है तो फिर ये भी गलत है। ये किस में जाएगा? ये द्रव से मेरे बच्चों सीधा किस में जाएगा? द्रव से ठोस में जाएगा। और पिघलना ठोस से द्रव में है, ये बिल्कुल राइट है। अब चारों ही आपके सामने राइट हो गए मेरे बच्चों। अब आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, अब मैंने इनका आंसर बिल्कुल यहाँ आपको दे दिया है, आपको चार ऑप्शन से यहाँ मतलब नहीं है। वाष्पन द्रव से गैस में जाता है, ऊर्ध्व सब्लिमेशन ठोस, कोई भी ठोस पदार्थ सीधे वाष्प में, वेपर में, गैस में चेंज हो जाता है। हिमीकरण का मतलब है द्रव ठोस में जा रहा है, और पिघलने से मतलब है सॉलिड सीधे द्रव में आ रहा है, ठोस से सॉलिड में, द्रव में जा रहा है। क्लियर? चलिए आप मेरे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ मेरे बच्चों, आप बढ़िया कंटेंट, क्वेश्चन नंबर 37। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को आराम से पढ़िए आप मेरे प्यारे बच्चों। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपको दिया गया है। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम। तो मेरे पे आपका आंसर क्या आएगा? मैग्नीशियम। नेक्स्ट पॉइंट के साथ बढ़िए, अच्छे कंटेंट के साथ बढ़िए, आप क्वेश्चन को पढ़िए आराम से। समुद्री जल को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है? समुद्री जल को कौन सी प्रक्रिया के शुद्ध किया जाता है? मेरे पे आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। ये क्वेश्चन तो इतना सदाबहार है, और एग्जाम में कितनी बार आपसे पूछा गया है, कितनी बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आसवन विधि, समुद्र का जल, सीधा क्वेश्चन है, समुद्र के जल को कौन सी विधि से शुद्ध किया जाता है? इसका मतलब ये आपका, ये पागल बना रहा है क्वेश्चन। समुद्र का जो जल है कौन से मेथड से प्योर होता है? आसवन विधि से प्योर होता है। आसवन विधि से में क्या होता है? समुद्र के जल को गर्म किया जाता है, जो उसकी भाप बनती है, फिर उसको वो ठंडा होती है, फिर उसको गर्म किया जाता है, फिर उसकी भाप बनती है, फिर उसको ठंडा होती है, फिर उसको गर्म किया जाता है। बड़ा हार्डली प्रोसीजर है। तो आसवन विधि से समुद्र के जल को शुद्ध किया जाता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? जब क्वेश्चन चल रहा है तो उसकी हाइड्रोजन पावर कितनी होती है? 8.4 मेरे बच्चों, 8.4। तो समुद्री जल क्या है? अम्लीय है, क्षारीय है। अगर किसी का पीएच मान 7 से ज्यादा है तो क्षार है, बेस है। किसी का पीएच मान 7 से कम है तो एसिड है, अम्ल है। और किसी का 7 है तो उदासीन है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है मेरे बच्चों? 7 होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 है तो क्या है? उदासीन है। और सबसे शुद्ध जल किसका होता है? वर्षा का होता है मेरे प्यारे बच्चों। पॉइंट को नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें, और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले, अच्छे कंटेंट के साथ चलें। 39, बादल किसका कोलाइडी प्रक्षेपण है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। बादल किसका कोलाइड परीक्षण है मेरे प्यारे बच्चों? आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। वायु के प्रक्षेप के माध्यम में जल बिंदु। बिल्कुल आपकी समझ में पॉइंट कम आ रहा होगा, क्योंकि आपने कोलाइडी विलयन के टॉपिक को अच्छे से पढ़ा नहीं है। कोलाइडी विलयन में पायस क्या होता है, आपका इमल्सन क्या होता है? तो पायस, इमल्सन, स्कंदन। जब आप कोलाइडी विलयन के टॉपिक को पढ़ लोगे, जेल क्या होता है, तब मेरे प्यारे आपको पॉइंट जब समझ में आएगा। अभी सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ये लगाइए, आगे बढ़िए। आगे भी एक्सप्रेस की क्लास में कोलाइडी विलयन पर भी एक अच्छी सी क्लिप लेकर आऊंगा। कभी जीवन में कोलाइडी विलयन का किसी मेरे प्यारे बच्चे का क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। क्लियर? देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 40, हवा में पानी का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? इसका मतलब है जो हवा में जो पानी का बुलबुला बन जाता है वो कौन सा लेंस का रूप ले जाता है? तो मेरे
प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, कितना सजावार क्वेश्चन एग्जाम में आया, कितनी बार आपसे पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट के साथ चलिए आप, जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि आर्द्रता 100% हो या आर्द्रता इतनी हो। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे बच्चों, लगाइए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आर्द्रता 100% हो, इसका आंसर क्या आएगा, यानी उसकी जो नमी है वो 100% हो। तो मेरे प्याचो आगे बढ़िया बढ़िया कंटेंट के साथ, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व खनिज के साथ मिश्रण करता है, देखिए आप, यानी मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं, विश्लेषण बोलते हैं, जलयोजन बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं। तो मेरे प्याचो से जलयोजन बोलते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, बिल्कुल आंसर आपका सही है। बहुत मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन का आंसर सही लगा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, बढ़िया कंटेंट के साथ आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 43, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए आया है। गुरुजी आपके सामने आ गए हैं, आपके सामने कौन आ गए हैं, गुरु आ गए हैं, गुरु जल आ गए हैं। कई बार एग्जाम में पूछा है मेरे बच्चों, ये गुरु है, भारी जल, इंग्लिश में इसे बोलते हैं हैवी वाटर। लिखिए आप, हैवी वाटर, हैवी वाटर किसे कहा जाता है, हैवी वाटर, और इसके बोलते हैं इसको गुरु जल। कभी एग्जाम में पूछ ले जाए गुरु जल कौन सा जल कहलाता है, इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है, D2O है, इसका रासायनिक नाम क्या बनेगा, ड्यूटीरियम ऑक्साइड बनेगा, ड्यूटीरियम ऑक्साइड बनेगा मेरे बच्चों। भारी जल का फॉर्मूला D2O, रासायनिक नाम क्या है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, इसे ही गुरु जल कहते हैं। यही हैवी वाटर है, और ये हैवी वाटर का मतलब इसमें क्या है, जिस जल में डेंसिटी अधिक हो जाती है वही गुरु बन जाता है, जिस जल की डेंसिटी अधिक हो जाती है वही गुरु जल बन जाता है, वही हैवी भारी जल बन जाता है। और भारी जल का उपयोग, एक क्वेश्चन आपको और देकर जाऊंगा, देखना आज आप, भारी जल का उपयोग कहां पर होता है, न्यूट्रॉनों की बमबारी को कम करने के लिए मंदक के रूप में होता है। भारी जल का उपयोग कहां होता है मेरे प्यारे बच्चों, मंदक के रूप में होता है। कितना सदाबहार पॉइंट मैंने आपको दिया है। क्लास को लास्ट तक वॉच किया करें, इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं, क्लास को लास्ट तक वॉच करोगे, एक एक पॉइंट, एक एक कंटेंट आपके सामने आता है। क्लास के साथ बने रहिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट के साथ बढ़िया कंटेंट के साथ चलिए आप, एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा कोई नहीं, लिटा ही नहीं आपके, टाइम भी ज्यादा हो गया, आप भी आपका टाइम भी हो रहा है। देखिए आप, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे बच्चों आपके लिए, ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, बताइए कौन सी क्रिया इसमें आएगी, क्लोरीनीकरण। कौन सी क्रिया आएगी, क्लोरीनीकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज विद एक्सप्रेस की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन दिए हैं, और क्लास के साथ आपने जो मेरा साथ दिया है, क्लास के साथ आप बहुत लेट तक बने रहे हो, आप बहुत अच्छा लगता है जब आप क्लास को लास्ट तक वॉच करते हैं। आप यही आपको त्याग करना है और यही आपको परिश्रम करना है। अगर आप परिश्रम करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप बहुत ऊपर तक जाओगे, बहुत अच्छे और बहुत अच्छी पोस्ट तक, बड़े बड़े ओहदे आपके पास होंगे। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से अलग कोई विकल्प नहीं है। जो बच्चे मेहनत करते हैं उन्हें वो किसी परिचय के मोहताज नहीं होते। जो बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, सही ट्रैक पर सही डायरेक्शन में रहकर पढ़ते हैं, वो बड़े बड़े पदों पर बहुत आसानी से चले जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको विविध एक्सप्रेस की क्लास अगर पसंद आई है तो आप इस मेरे दिशा प्लेटफॉर्म को, मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका अधिकार, ये आपका राइट इतना बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।